क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स को। मैं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हो कॉन्सेप्ट वाइज। तो चलिए रिमेनिंग क्लास को हम लोग आज शुरू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था अम्ल के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन टाइप के, और उसको अम्ल और क्षारक को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं इंडिकेटर्स, उसके बारे में डिटेल से बताए थे। तो आज हम क्षारक का परिचय जानेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग अम्ल के बारे में जाने थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। क्षारक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेसिस। क्षारक वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने के बाद क्या देते हैं, OH- आयंस प्रदान करते हैं, ठीक है। पानी में जब जल में घुलने पर वो हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH आयन प्रदान करते हैं भर भर के। अम्ल में क्या होता था, H+ आयंस होता था, H+ आयंस ज्यादा मात्रा में मिलता था। उसी तरह से क्षार में H+ के कंपेयर में OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। यानी कि सरल शब्दों में समझे तो क्षारक प्लस जल इक्वल टू क्या होगा, एक सेकेंड, सॉरी। तो सरल शब्दों में समझे तो क्षारक को अगर हम जल के साथ मिलाएंगे तो वो हमको क्या देगा, OH- आयंस देगा। वही अम्ल में क्या होता था कि अम्ल को अगर हम जल के साथ मिलाते थे तो वो हमको H+ आयंस देता था। क्षारक को जब हम जल से मिलाएंगे तो वो क्या मिलेगा, OH- आयंस मिलेगा। उदाहरण के तौर पे NaOH एक अच्छा क्षारक है, ठीक है। जब इसको हम जल के साथ मिलाएंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा, Na+ OH-, यानी कि हमको ये वाला मात्रा ज्यादा मात्रा में मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं क्षारक। एक महत्वपूर्ण बात, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। जब क्षारक अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो वो बनाएगा लवण और जल बनाएगा। तो एक उदाहरण देख लो, HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षारक है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, एक लवण बनाएगा NaCl, ठीक है, और दूसरा क्या बनाएगा, जल, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो डिफरेंस पता चला, अम्ल हम उसको बोलते हैं जिसमें अगर हम जल में उसका अभिक्रिया कराएंगे तो वो H+ आयंस को रिलीज करेगा, और क्षारक हम उसको बोलते हैं जब वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा जो OH- आयंस रिलीज करेगा, ठीक है। तो OH- आयंस की मात्रा ज्यादा होगी तो वो क्षारक होगी। और क्षारक का एक और उदाहरण कि जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या देता है, लवण देता है और जल देता है, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, अब इसके कुछ प्रमुख गण, जैसे एसिड मतलब अम्ल के कुछ विशेषताएं थी, इसके भी कुछ गुण हैं। जैसे कि इसका स्वाद कैसा होता है, ये सामान्यतः कड़वा स्वाद का होता है। क्षारक जो होता है वो कड़वे स्वाद का होता है, क्योंकि अम्ल का कैसा स्वाद होता था, खट्टा टाइप का होता था, ठीक है। तो क्षारक का कैसा होगा, कड़वा होगा। स्पष्ट, ठीक है, साबुन जैसा चिकना, फिसलन युक्त लगता है। वैसे भी आप कभी सोचे थे कि साबुन जो होता है आप जो यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, वो इतना चिकना क्यों होता है, इसी की वजह से, इसी क्षार की वजह से साबुन जो होता है इतना चिकना होता है, ठीक है। तो छूने पे ये कैसा होगा, साबुन जैसा चिकना, यानी कि फिसलनदार होगी, ठीक है। लिटमस परीक्षण, जब हम अम्ल का परीक्षण करते थे उसका जस्ट अपोजिट कर दो, यहाँ पे लाल लिटमस नीला कर देता है, ठीक है। अम्ल में क्या करता था, नीला लिटमस को लाल करता था, यहाँ पे लाल लिटमस को नीला कर देगा। किसी एक को यूज करो, किसी एक को दिमाग में रखो और दूसरा उसका अपोजिट कर दो, ठीक है। तो ये लाल लिटमस को परीक्षण के लिए यूज करेंगे तो ये क्या कर देगा, नीला कर देगा। विद्युत चालन, जब क्षारक को विद्युत में जल में मिलाएंगे तो वो विद्युत चालक बढ़ा देगा। ऐसा क्यों करेगा, अम्ल का भी सेम कंडीशन है और क्षार का भी सेम कंडीशन है। जब इसको जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये विद्युत की चालकता को बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, वो आयंस रिलीज करता है। OH- आयंस रिलीज किया ना, उसी तरह से अम्ल भी आयंस रिलीज करते हैं। जल जो होती है ना, वो बहुत कम मात्रा में उसमें आयंस होते हैं, इसीलिए जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पास करेंगे तो उसकी चालकता नहीं होगी, बहुत कम होगी, नहीं के बराबर होगी। लेकिन जब हम क्षारक या अम्ल को डालेंगे तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें आयंस होंगे, और आयंस उसके जो आयंस को, जो उसके चार्जेस होते हैं, उसको मतलब जो आवेश होता है उसको लेकर के चलता है, जिसकी वजह से उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। पीएच मान जो उसका क्षारक का होगा 7 से अधिक होगा। देखो पीएच स्केल में 14 तक होता है, 14 तक होती है, ठीक है। पीएच स्केल में क्या होती है, 0 से 14 तक स्केलिंग की जाती है, ठीक है। जिसमें से अगर आप 0 से 7 लो,
7 और उसके बाद 14, ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखो। 14 तक स्केलिंग है, ठीक है, इसका स्केल का जो मेजरमेंट है 0 से 14 तक है। तो जो 7 है वो उदासीनता है, यानी कि न्यूट्रल वैल्यू है, उसका न्यूट्रल वैल्यू है, ठीक है, मिडिल वैल्यू, न्यूट्रल वैल्यू जिसको बोलते हैं। 7 से नीचे जाएंगे, 7 से जितना नीचे जाएगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। जितना ज्यादा कम होगा, 7 से जितना ज्यादा कम होगा पीएच वैल्यू, उतना ज्यादा उसकी अम्लता होगी। और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतना वो क्षारक होगा, ठीक है। 7 से जितना आगे की तरफ 14 की तरफ बढ़ेंगे, 14 की तरफ बढ़ेंगे, वो क्या होगा, अम्लता होगा। उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब उतना ही ज्यादा शक्तिशाली आपका क्या होगा, क्षारक होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आगे हर चीज में काम आएगी, क्योंकि ये आपको याद रहेगा तो वो मतलब आप जितना भी इसका यूज करोगे, अभी प्रॉपर्टीज, ये इसका जो गुण है वो प्रमुख गुण याद रहेगा, तो आगे यही सब चीज आपको यूज होगी। याद करने का तरीका क्या है, एक को याद रखो, दूसरा आपको याद हो जाएगा। जैसे अम्ल में क्या होता था, थोड़ा सा अम्ल और क्षार का आप क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करके याद रखो। जैसे अम्ल में क्या होता था, स्वाद थोड़ा सा खट्टा होता था, ये थोड़ा सा दो पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, बाकी एक का जस्ट अपोजिट उल्टा दूसरा कर देना। अम्ल में होता था खट्टा, तो क्षार में होता है कड़वा। अस्पर्श क्या है, अम्ल का स्पर्श कोरोसिव, यानी कि उसको छूने से जलता है, इसलिए उसको ऐसे नहीं छूना। और इसका क्या है, साबुन जैसा चिकना होता है, फिसलनदार होती है स्पर्श, ठीक है। लिटमस परीक्षण में क्या था, अम्ल में था कि आप नीला को डालोगे अम्ल में तो वो लाल कर देगा, इसका जस्ट ऊपर अपोजिट यानी कि उल्टा है। क्षार में क्या है, आप लाल लिटमस को डालोगे तो वो नीला कर देगा, ठीक है। विद्युत चालकता दोनों की सेम है, दोनों ही जल में मिलेगा तो विद्युत की चालकता बढ़ा देगी, क्योंकि दोनों ही जल में जा करके मिल करके क्या रिलीज करते हैं, आयन रिलीज करते हैं। आयंस क्या हेल्प करती है, उसकी जो चार्ज होती है उसको कैरी करके चलती है, इसीलिए उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। पीएच मान जैसे ये स्केल याद रखना, 0 से 14 तक का स्केलिंग होती है, तो 7 को न्यूट्रलाइज वैल्यू मान लो, उदासीन वैल्यू मान लो, ठीक है। अब 7 से नीचे जाएगा, 0 के साइड जाएगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर साइड का जाएगा तो वो क्षारीय होगा। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चले। अब देखो क्षारक जो है प्रबलता, मतलब स्ट्रेंथ के बेसिस पे 2 तरह का होता है, प्रबल और दुर्बल क्षारक। जैसे हम उसमें पढ़े थे, अम्ल में भी 2 तरह का था, प्रबल और दुर्बल मतलब अम्ल। उसी तरह से इसमें भी है कि प्रबलता मतलब स्ट्रेंथ के आधार पे, शक्ति के आधार पे इसको 2 तरह से डिवाइड किया गया, एक प्रबल क्षारक, एक दुर्बल क्षारक। प्रबल किसको बोलते हैं, जो जल में पूरी तरह से टूट जाए। जब आप क्षार को डालो, जल में मिलाओ तो वो पूरी तरह से टूट जाए, तो उसको हम बोले प्रबल क्षारक, ठीक है। जो जल में लगभग पूर्णतः आयनित होकर आयन प्रदान करते हैं उसको हम क्या बोले, प्रबल। उदाहरण के तौर पे NaOH पूरी तरह से टूट जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH- में पूरी तरह से ब्रेक हुआ, कोई पार्ट नहीं बचा, ठीक है। KOH K+OH- पोटेशियम हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉरी, ये भी पूरी तरह से ब्रेक हुआ, तो क्या हुआ, पूरी तरह से यानी कि टूटा, तो ये प्रबल क्षारक कहलाएगा, ठीक है। दुर्बल क्षारक किसको बोलेंगे, जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी कि पार्सली ब्रेक करता है, पूरी तरह से उसका आयंस नहीं टूटता, वो पार्सली टूटता है, तो उसको हम बोलेंगे दुर्बल क्षारक। उदाहरण के तौर पे NH4OH, ये यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जल में पूरी तरह से नहीं टूटता, उसके पार्ट्स बच जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, दुर्बल क्षारक। तो याद रखने का तरीका क्या है, प्रबल क्षारक अधिक आयनीकरण होती है, दुर्बल क्षारक कम आयनीकरण होती है। ये याद रखने का ट्रिक है आपका कि जो प्रबल है वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देगा, यानी कि पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। जो दुर्बल है वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होगा, वो आधा ही ब्रेक होगा, मतलब थोड़े से आयंस उसमें बच ही जाएंगे, वो पूरी तरह से नहीं टूट पाता, इसीलिए वो दुर्बल है, ठीक है। नेक्स्ट चले। अब देखो, एक होता है क्षारक और एक होता है क्षार। दोनों को एक मत समझना, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने का है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस की वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना। क्षारक वो पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ये तो पता है, ठीक है। वो पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, लवण और जल, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्षार क्या हुआ, ऐसा क्षारक जो जल में घुलनशील हो, जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, उसको हम बोलते हैं क्षार, ठीक है। जैसे NaOH KOH, ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाता, पूरी तरह से टूट जाता, पूरी तरह से जल में घुल जाता है, तो इसको हम बोले क्षार। क्षारक क्या हुआ, वो पूरी तरह से नहीं टूटता है, ठीक है।
जैसे CuOH होता है, जल में बहुत कम घुलता है, क्षारक पर क्षार नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना कि हर क्षार एक क्षारक है, हर क्षार एक क्षारक है, लेकिन हर क्षारक एक क्षार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्षार जो है वो पूरी तरह से घुल जाता है। जब उसको आप जल में घोलोगे तो वो पूरी तरह से घुल जाता है, यानी कि पूरी तरह से वो टूट जाता है। लेकिन क्षारक है कि वो पूरी तरह से नहीं टूटता है, वो पार्सली टूटता है। तो हम हर क्षार को क्षारक बोल सकते हैं, हर क्षार को हम क्षारक बोल सकते हैं, लेकिन हर क्षारक को हम क्षार नहीं बोल सकते। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, जो छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन इसके वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो क्षार और क्षारक दोनों अलग चीज है। क्षारक को इंग्लिश में बेस बोलते हैं और यही क्षार को इंग्लिश में अल्कली बोलते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा सा कंफ्यूजन बच्चों के मन में हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि क्षारक जो है वो पदार्थ है जो जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा, नहीं सॉरी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, और ये पूरी तरह से मतलब नहीं घुलता। और क्षार क्या है, वो पूरी तरह से जल में आपका घुल जाएगा, पूरी तरह से उसके पार्ट टूट जाएंगे। तो हर क्षार क्षारक हो सकता है, लेकिन हर क्षारक क्षार नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब कुछ सामान्य क्षारक और उनके उपयोग, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कुछ क्षार को यूज करते हैं और हमें पता नहीं होती, तो वो उसका क्या उपयोग है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या चीज में यूज होता है, साबुन बनाने के काम में आता है। जो हम लोग साबुन जो रोज यूज करते हैं ना, वो किससे बनता है, NaOH से बनता है। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, ये कुछ बैटरियों में यूज किया जाता है, बैटरीज में। क्यों? क्योंकि वो विद्युत की चालकता को बढ़ाता है, इसीलिए हम इसको बैटरीज में यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों की सफेदी में यूज होता है, ये तो बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों को। COH का काम दीवारों की सफेदी में यूज किया जाता है, कि वो हमारी दीवार इतनी चमकदार संगमरमर जैसी क्यों लगती है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्लता कम करने वाले एंटासिड में। देखो, जब हमारा जो अमाशय है ना, उसमें क्या होता है, एक्चुअली में हमारे अमाशय में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, भोजन हम लोग खाए तो वो HCl रिलीज किया और वो हमारे फूड को, खाने को पचाने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ उल्टा चीज खा लेते हैं, तो हमारे जो पेट में है वो अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ जाने की वजह से एसिडिटी हो जाती है, मतलब अम्लता हो जाती है। तो उसको हम कम कैसे करते हैं, एंटासिड लेकर के। तो एंटासिड क्या होता है, एंटासिड में क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें क्या काम करता है एक्चुअली में, ये MgOH होल ट्वाइस जो है, जो एक क्षार है, मतलब क्षारक है, ये रिएक्ट करता है HCl से, जो एक एसिड है, और क्या बनाता है, MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, ठीक है, ये बनाता है। ठीक है, मतलब हम अभी पढ़े ना कि जब क्षारक को हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, तो वो क्या बनाता है, एक लवण बनाता है और जल निकालता है। तो ये एक उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसीलिए एंटासिड हम लोग खाते हैं कि हमारे पेट में जो अम्लता बढ़ी हुई है वो उसको कम कर देता है या निकाल देता है। ठीक है, तो इसीलिए MgOH यूज किया जाता है अम्लता को कम करने में, जो एंटासिड में दिया जाता है, जो हमारे पेट में अगर ज्यादा अम्लता हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको उदासीनीकरण कर देता है। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ यूज होता है, सफाई करने वाले पदार्थ में, जो आप टॉयलेट सब में यूज करते हो ना, सफाई जितनी क्लीनिंग एजेंट है उसमें इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है कि इसका क्षारक का क्या क्या उपयोग है, ये याद रखना, क्योंकि ये याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि आप ये डेली यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ में। और एक चीज हम लोग, आप ध्यान होगा कि आप लोग सुबह उठ के क्या करते हो, ब्रश करते हो, टूथ ब्रश करते हो ना अपने टीथ में। तो क्या ब्रश करने से सिर्फ आपकी टीथ साफ होती है, टीथ साफ होने के, दांत साफ होने के बजाय और क्या क्या काम होता है ब्रश करने से। देखो, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारे टीथ में ना बहुत सारे फूड फंसे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे माउथ का जो है, मुंह का जो है, अम्लता बड़ा होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट यूज करके उस अम्लता को कम करने का वो काम करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट में, हमारे पेस्ट में ना बेसिक नेचर का होता है, वो क्षारक नेचर का होता है, थोड़ा सा कम क्षारक नेचर का होता है। ठीक है, तो जब हम उसको ब्रश से अपने दांत को साफ करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे दांत को साफ करने के साथ साथ
हमारे माउथ में यानी कि मुंह में जो अम्लता बड़ी होती है ना, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको भी उदासीनीकरण कर देता है। ठीक है, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि एक क्षारक और एक अम्ल मिलकर के दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो मतलब हमारा लवण और जल बनाएंगे, जो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ये आपका डे टू डे लाइफ में जो आप डेली यूज कर रहे हो क्षारक का, वो उसका ये अच्छा बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग आपके किताब में जो क्रियाकलाप है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या आपसे पूछा गया है। जो गतिविधि 2.1 है, रंगों के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान करना, यानी कि क्षारक की पहचान करना। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया आपको, उस जो आपका बुक का क्रियाकलाप है 2.1 में, उसमें आपको बहुत सारे अम्ल और क्षारक दिए हुए हैं और बोला गया है आपको कि आप सारे क्षारक और अम्ल को लो, एक एक टेस्ट ट्यूब में परख नली में लो और उसको किस चीज से पता करो कि वो क्षारक है कि क्षारक नेचर का है कि अम्ल नेचर का है। ये आपको किस चीज से पता करना है, सूचक से पता करना है, सूचकों से पता करना है। सूचक आपको ऐसे बोल के नहीं बताएंगे कि भाई ये क्षार है, ये अम्ल है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, जब आप किसी भी अम्ल या क्षारकों में सूचकों को डालोगे अलग अलग, तो वो उसका रंग परिवर्तन करके बताएंगे कि ये अम्ल है या क्षारक नेचर के हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए वो चीज। ये परीक्षण करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सूचक को किसमें डालने से वो कैसा रंग परिवर्तन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि ये जो आप डाले, जो भी सूचक आप डाले परीक्षण करने के लिए कि अम्ल है कि क्षारक है, कि वो किस कलर को शो कर रहा है, तो कैसे हम पता करेंगे कि ये अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, तो पहला चरण में परीक्षण के लिए विलयन एकत्र करना। आपको जो भी आपको विलयन दिया गया है वो आप पहले एकत्र कर लो। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, HCl क्षारक में, अम्ल विलयन में आपको HCl दिया गया है, H2SO4। यहाँ पे मैंने आपको ऐसे करके बताया, लेकिन बुक में आपको ऐसे नहीं बताया गया, बस वो आपको पूरा ऐसे विलयन दे दिया गया, ये नहीं बताया कि कौन क्षारक है और कौन अम्ल है, यही तो आपको पता करना है। ठीक है, तो पहले आप सारे विलयन को एकत्रित कर लो, सारे को एक टेस्ट ट्यूब में ले लो थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, मतलब ठीक है, NaOH, CaOH whole twice, KOH, MgOH whole twice, NH4OH। अभी आपको नहीं पता, यहाँ मैंने आपको लिख दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारीय नेचर का है। ठीक है, यही एक्चुअली आपको पता करना है, तो ये चीज आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, बस आपको ये सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, जितने भी है, जितने तरह के विलियंस आपको दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि वो आप एक टेस्ट ट्यूब में लो, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लो और पता करो कि कौन किस नेचर का है, कौन किस प्रवृत्ति का है। ठीक है, और सुरक्षा के तौर पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को टच करके या टेस्ट करके पता नहीं करना, क्योंकि वो डेंजरस है, क्योंकि कोई भी क्षारक या अम्ल सेफ नहीं होता, इसीलिए आप उसको टच करके, छू करके या स्वाद चख करके नहीं पता करोगी कि वो अम्ल है या क्षारक नेचर का है। आपको क्या चीज को यूज करना है, सूचक को यूज करना है। तो पहले इस तरह से हम सारे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा 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 जितने भी मेरे पास विलयन है ले लिए। ठीक है, फिर अपने रंग जासूस को तैयार कर दो। रंग जासूस कौन आपका हुआ, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर यानी कि लाल लिटमस, लीना लिटमस और क्या दिया है, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये चारों आपको बताएंगे कि आपके पास जो विलयन है वो एक्चुअली में किस प्रवृत्ति का है, वो अम्ल है या क्षारीय है। ठीक है, अब देखो सब में एक एक बूंद डालना है आपको, जिसमें बूंद डालने वाला हो उसमें बूंद डालना, जो पेपर टेस्टिंग वाला हो वो पेपर टेस्टिंग करना। जैसे लिटमस पेपर जो है, लिटमस जो है लाल लिटमस, वो पेपर के फॉर्म में है, तो आप जैसे सॉल्यूशन लिए, एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिए, तो लाल लिटमस को डाल के देखोगे, अगर वो नीला हो गया, अगर वो नीला हो गया तो क्या हो गया, वो अम्ल नेचर का हुआ। ठीक है, और अगर वो नीला नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो क्षार नेचर का है ना। तो इस तरह से हमको टेस्ट करना है। हर वाच गिलास, जैसे वाच गिलास देखा ना, हर टेस्ट ट्यूब में आपको सब छोटे छोटे मात्रा में लेना है और फिर अलग अलग बूंद डाल करके सूचक डालने हैं, और रंग परिवर्तन हो तो आपको वो जो भी रंग परिवर्तन हो करके आपका जो रिजल्ट आया वो आपको एक पेपर, एक कॉलम में बना करके लिखना है कि ये जो है अम्ल नेचर का है या फिर ये विलयन जो है क्षारक नेचर का है। ये आपको
बताना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप या तो टेस्ट ट्यूब में मतलब ये परख नली में सब सॉल्यूशन को ले लो और टेस्ट करो, या फिर आपके पास परख नली नहीं है तो वो कांच का जो होता है ना बाउल, उसमें एक एक करके टेस्ट करो और फिर उसका कलर लिखो, फिर उसको हटाओ। लेकिन वैसा करने के बाद आपको जो जिसमें आप टेस्ट कर रहे हो उसको अच्छी से साफ करना पड़ेगा, ताकि उसका थोड़ा सा भी अंश ना रहे, और दूसरा हो तो एकदम नीट एंड क्लीन हो, ताकि आपका रिजल्ट सही आए, ठीक है। क्लियर है? तो आप पहले आप ये याद रखो कि आपका क्या चीज डालने पे क्या बनता है, वो चीज आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि अम्ल के केस में लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वो लाल लिटमस है और अम्ल में डाल रहे हो तो वो लाल ही रहेगा। नीला लिटमस को अम्ल में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा, ठीक है। लाल लिटमस को अगर अम्ल में डालोगे तो वो लाल ही रहेगा, क्योंकि वो लाल कलर शो करता है। नीला लिटमस को अम्ल में डालोगे तो वो कैसा होगा? लाल हो जाएगा। फिनोप्थलीन के केस में रंगहीन रहता है, जब वो अम्ल होगा तो रंगहीन रहेगा, और मिथाइल ऑरेंज के केस में लाल हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्षारक विलयन के साथ क्या होगा? लाल लिटमस नीला हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट। वो लाल वाला लाल ही रहेगा, इसमें लाल नीला हो जाएगा, और नीला लिटमस क्या होगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना। फिनोप्थलीन के केस में गुलाबी रंग का हो जाएगा तो क्षारीय है, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज में पीला हो जाता है। तो ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आप उसमें नोट करके लिख पाओगे कि रंग परिवर्तन हुआ तो वो एक्चुअली में क्या है, ठीक है। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे HCl को पहले किए लाल लिटमस से, तो HCl में अगर हम लाल लिटमस डालें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब वो अम्ल नेचर का है, क्योंकि अम्ल में अगर हम लाल लिटमस डालते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो और नीला लिटमस लाल हो जाएगा। लाल लिटमस डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और नीला लिटमस लाल हो जाएगा, मतलब वो अम्ल नेचर का है, ठीक है। फिनोप्थलीन उसमें डालेंगे तो वो रंगहीन होगा, मतलब अम्ल है। मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो लाल हो जाएगा। मतलब आप 4 टेस्ट ट्यूब लो, उसमें एक ही चीज डालो। जैसे HCl हम 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिए और सबको डाल करके देखे। लाल लिटमस को डाले तो वो लाल ही रहा, अम्ल बता दिया। नीला लिटमस को डाले तो लाल हो गया, अम्ल है। फिनोप्थलीन डाले तो रंगहीन रहा, अम्ल है। मिथाइल ऑरेंज डाले तो वो लाल हो जाएगा, अम्ल है, राइट। H2SO4 इसमें भी क्या हुआ? जब लाल लिटमस डाले तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब अम्ल है। नीला लिटमस डाले तो लाल हो गया, फिनोप्थलीन डाले तो रंगहीन रहा, और मिथाइल ऑरेंज डाले तो लाल हुआ। तो चारों आपको बता दिया कि ये एक्चुअली में अम्ल है, ठीक है। HNO3 कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नीला लिटमस लाल हो गया, फिनोप्थलीन रंगहीन रहा, और मिथाइल ऑरेंज लाल हो गया। ये आपको बस ये चीज याद रखना चाहिए कि कोई भी अम्ल में अगर हम लाल लिटमस डालेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि लाल में वो लाल ही होगा, तो वो आपको लाल कलर क्या दिखेगा, है ना। लाल में वो लाल ही रहा तो उसमें कोई कलर नहीं दिखा, आपको लाल ही दिखा, तो इसलिए आपको उसमें कोई कलर परिवर्तन, रंग का परिवर्तन नहीं हुआ। वही अगर हम नीला लिटमस डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कलर लाल हो गया ना, तो वो हमको नीले पे लाल रंग मतलब चढ़ा हुआ दिखा। फिनोप्थलीन में रंगहीन रहेगा, कोई भी अम्ल में डालेंगे तो, और मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। उसी तरह से CH3SOH, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का अम्ल है। नीला लिटमस लाल हो जाएगा, फिनोप्थलीन रंगहीन हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज नारंगी या लाल की ओर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, क्योंकि ये पूरी तरह से जलीय विलयन में ब्रेक नहीं करता। जल के साथ जब घुलता है तो ये पूरी तरह से नहीं टूटता, इसलिए ये कमजोर वाला है ना। तो ये जब आप इसमें मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो शायद आपको नारंगी कलर दिखे या थोड़ा सा लाल की ओर दिखे, ठीक है। तो है तो एसिड। उसी तरह से NaOH लाल लिटमस में नीला हो जाएगा, ठीक है। नीला लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि नीला लिटमस में वो नीला कलर ही रहेगा, तो आपको नीला कलर ही दिखेगा, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं। फिनोप्थलीन डालेंगे तो गुलाबी कलर का हो जाएगा, अब मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो पीला कलर का हो जाएगा। सेम सारे जितने भी क्षारक है सेम रिजल्ट आएगा। लाल लिटमस डालेंगे नीला होगा, नीला लिटमस डालेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिथाइल यानी कि फिनोप्थलीन डालेंगे गुलाबी कलर हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या होगा? पीले कलर का हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो अच्छा खासा आपका क्षारक नेचर का है, ये भी जब लाल लिटमस में डालेंगे नीला होगा, नीला लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिनोप्थलीन में हल्का गुलाबी कलर होगा, और मिथाइल ऑरेंज में पीला कलर होगा, ठीक है। क्लियर है। NH4OH लाल लिटमस को नीला कर देगा, नीला लिटमस को कोई परिवर्तन नहीं। फिनोप्थलीन गुलाबी कलर का, और मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होगा? पीला कलर का होगा, ठीक है।
क्लियर है? तो आपको ये जो आपका मतलब ये जो आपका गतिविधि 2.1 है, ये क्लियर है कि आपको क्या करना है। आपको सॉल्यूशन दिया गया है, कुछ आपको विलियंस दिए गए हैं और बोला गया है कि आपको बताना है कि ये अम्ल नेचर का है, अम्ल प्रवृत्ति का है या क्षारक प्रवृत्ति का है। तो ये आप कैसे बताओगे? चक करके या छू करके नहीं, क्योंकि ये दोनों ही डेंजरस होते हैं। इसीलिए आप ऐसा टेस्ट वहां पे बैठ के टेस्ट मत कर लेना जाना कि भाई हमको पता है कि अम्ल तो खट्टा होता है, क्षार तो कड़वा होता है, तो चक के ही बता देते हैं, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना। वो आपको किसके तहत पता करना है? आपको सूचकों के तहत पता करना है। तो आपको सूचक दिए होंगे, लाल लिटमस, नीला लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और एक फेनोप्थली। ये 4 सूचक दिए होंगे। ये 4 सूचक से आपको पता करना है कि कौन सा विलयन किस प्रवृत्ति का है। तो आराम से ये 4 सूचक किसमें किस तरह का रंग परिवर्तित करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि वो तो आपको बोलेंगे नहीं ना कि आप जैसे लिटमस डाले तो वो बोल दिया भैया ये अम्ल का है, ऐसा नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज, जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो आगे की टॉपिक को पढ़ के आए, ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपको चीजें क्लियर हो और आपके मन में क्वेश्चन जनरेट हो और आप क्वेश्चन भी पूछ सके। जब आप खुद से अपने ब्रेन को यूज करके थोड़ा सा पढ़ाई करके आओगे तो हो सकता है आपको सारी चीजें क्लियर ना हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी हो जाए। और जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगी तो आपको वो चीजें और भी अच्छे से दिमाग में छप जाएगी। इसीलिए पहले से थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो क्लास में वो टॉपिक पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।